आप सभी का स्वागत है क्वांट एक्सप्लेनर पे। उम्मीद है पिछला अरिथमेनिया का एपिसोड स्लैश वीडियो आपको पसंद आया हो। अब हम अपने सेकंड अरिथमेनिया का सेकंड पार्ट वन हम पीछे कवर कर चुके हैं और सेकंड पार्ट पे हैं, सेकंड वीडियो पे हैं। यहाँ पे भी हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। पिछले 20 क्वेश्चंस में आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। यहाँ उम्मीद करता हूँ इन क्वेश्चंस में भी आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अगर आपसे बन गया, वेल एंड गुड, नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए हैं, सीखते हैं, समझते हैं और अप्लाई करते हैं। चलिए, P can complete a piece of work in 30 days. Okay, R complete 40 days. Q 20% more efficient than P. Okay, okay, okay. So ये कह रहा है कि भैया हमारे पास तीन लोग हैं। तीन लोग कौन कौन है? P है, Q है और R है। P 30 डेज में अपना टास्क कंप्लीट करता है, कोई भी काम जो भी मिला है उसको। R कर सकता है वही चीज़ 40 दिनों में, 40 डेज के अंदर। और Q 20% मोर एफिशिएंट है P से। Q 20% ओके, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/5। अगर P 5 यूनिट की एफिशिएंसी रखता है तो Q 6 यूनिट की एफिशिएंसी रखता है। ओके ओके, 6 टाइम्स 5 150, 300, 270। देखते हैं क्या होगा। ओके ओके ओके, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल ऑफ देम कंप्लीट द वर्क। अगर ये 30 डेज ले रहा है 5 यूनिट से, अगर इनका एफिशिएंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो इनका 6:5 का होगा। अगर 6 यूनिट 30 डेज है तो 5 यूनिट 25 डेज होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। बट 30, 25, 40 का एलसीएम क्या होगा? 30 और 40 का एलसीएम, 30 और 40 का एलसीएम तो 120 है, और 120 25 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या किया जाए? 120, 180, 240, 600, 600 ले लेते हैं। अगर 600 यूनिट का काम है, टोटल काम, और ये 30 डेज ले रहा है, इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी फॉर द टाइम भी हटा लेते हैं क्योंकि अपने को मिल गया बाकी सब। ये फिर इसको रहने देते हैं, आगे अगले पेज में करेंगे। एफिशिएंसी था 5, 6 का, जिनसे इनका टाइम का एफिशिएंसी आया था। सॉरी, टाइम का रेशियो जो आया था वो था 6:5 का, जिससे हमें इनको टाइम मिल गया। ओके, नेक्स्ट पेज में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि P काम 30 डेज में कर रहा है, Q काम 25 डेज में कर रहा है और R 40 डेज में कर रहा है। 40 और ये 129, इन दोनों का एल्सियम तो 120, 600 टोटल पकड़ लेते हैं। 600 अगर टोटल है तो इसके हिसाब से 3, 3, 20, इसके हिसाब से ये एफिशिएंसी होगी 25, 6, 4, 24, और इसके हिसाब से 40, 15। ओके, तो ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब क्या बोला है? फाइंड द टाइम टेकन बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। सभी से टाइम कितना लगेगा भैया? सबकी एफिशिएंसी कंबाइन होगी अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये हो गया 9 और ये हो गया 2 to 4 8 5 59, और टोटल टाइम कितना लगेगा? जितना भी टोटल वर्क है डिवाइडेड बाय 59। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाएं तो ये 10, 59, 590 और 10, इतने डेज लगेंगे। है 10? यस, सेकंड ऑप्शन, हियर इट इज। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कुछ
सीखने को अगर ना भी मिला हो तो आपको ये रिवाइज हो गया हो, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये रहा ट्राई। उम्मीद क्या हूँ कि आपने अपना वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन बनाने को कोशिश की होगी और क्वेश्चन बन गया हो। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए हैं। तो चलिए सीखते हैं। बोट कैन कवर d किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम 16 आवर्स। ओके रेशियो, तो ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। और जब भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन होता है, मैं सबसे पहले बोट, वाटर, अप, डाउन, मुझे इनका अगर स्पीड का रेशियो कैसे भी मिल गया तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कैसे? रेशियो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड कितना दिया है? 9:7। ये 9 है, ये 7। ओके, तो अगर ये 9 और 7 है तो इन दोनों को डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। तो 1 यूनिट आपका वाटर का स्पीड हो जाएगा। और अगर ये 7 है, 1 है, तो ये 6 हो गया, क्योंकि 6 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ हो गया, गड़बड़। 8 हो जाएगा ना, क्योंकि 8 + 1 9, और 8 + 1 9 जो कि डाउन स्ट्रीम है, 8 - 1 7 जो कि अप स्ट्रीम है। और इनके साथ एक वेरिएबल लगा लेता हूँ ए, ये क्योंकि रेशियोज हैं, तो 7 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये इनकी स्पीड होंगी। ए की वैल्यू निकाल ली होगी। ओके, तो अपने को ये मिल चुका है। अब क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ वाटर दे रखा 40। अगर 8 है, 40 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5। ए की वैल्यू हो गई 5। अगर ए 5 है तो ये 5, ये 35, और ये 45 हो गया। ठीक। इफ अपस्ट्रीम स्पीड इज डिक्रीज बाय 20%। ओके, और उसके बाद अगेन लेट मी राइट इट हियर। 20% कितना होता है? 1/5। अगर कोई चीज़ 20% से डिक्रीज किया, यानी 5 की वैल्यू 4 हो गई है। ओके, तो 35 की वैल्यू 7 4 28 हो गई जब आपने 20% से उसको डिक्रीज किया। जब आपने 20% उसको डिक्रीज किया। तो ये कह रहा है कि भैया अब इसने पहले d किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ट्रेवल किया 16 घंटों में। अभी उसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं। 9/7 का उनका था। इफ अपस्ट्रीम स्पीड डिक्रीज बाय इतना, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर। इधर तो ये जो वैल्यू है इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली आपको गुमराह करने के लिए दिया गया था। तो 420 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम, जो कि अब रिड्यूस्ड स्पीड से होगा। रिड्यूस्ड स्पीड यानी कि अब 28 से जाएगा। 28 से जाएगा, और 28 से 14 टाइम्स 2, 14 टाइम्स 3। ओके, और ये हो जाएगा 50। तो ये 15 आ गया यहाँ पे आंसर। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या किया है मैंने। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो d किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस है, वो 16 आवर्स में कंप्लीट किया है। हमने कहा भैया रुक जाते हैं, अभी अपने को डी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा कि रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है, और मैंने कहा है कि जब भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आए, जब भी बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले आप बोट, वाटर, अप डाउन लिख के कोशिश करो उनका टाइम या स्पीड का रेशियो मिल जाए। कोशिश हमें ये करनी है, स्पीड का रेशियो आ गया तो लाइव झिंगा लगा। अपने को 7:9 रेशियो दे रखा अप और डाउन का, तो हम बोट और वाटर निकाल लेंगे। एक बार हमें सब मिल गया तो आगे देखते क्या होता है। उसने हमारी मदद के लिए क्या बोल दिया कि भैया स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर, यानी बोट की जो स्पीड है वो 40 है। अगर 840 है तो जो ए है वो कितना होगा? ए 5 हो जाएगा। अगर ए 5 है तो मैं सबकी स्पीड निकाल सकता हूँ। अगर मैं सबकी स्पीड निकाल दिया तो आगे देखते हैं।
उसके बाद उसने कहा कि अगर अपस्ट्रीम स्पीड 20% से डिक्रीज हो गई, ओके, 20% से डिक्रीज होने का मतलब 5 की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि 1/5 होता है फ्रैक्शनल वैल्यू 20% है, तो 5 की वैल्यू 4 हुई, इसका मतलब 5 की वैल्यू यानी 35 की वैल्यू 4 28 हो गई, ओके, बस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ 7 से, तो 35 से 28 हो गया। तो देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 420 अपस्ट्रीम, यानी कि अब इस वाली कंडीशन में यानी 28 की स्पीड में आप 420 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल करोगे तो टाइम कितना लगेगा, वही हमने निकाला। आपने 420 किलोमीटर जो ट्रेवल किया है तो 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकालो, कैंसिल किया 14 टाइम्स 2 और 14 टाइम्स 3 42, पीछे जीरो का जीरो। अब 2 और 15 को अगर आप करोगे सॉल्व तो 15 और 15 आपका आंसर। आई होप ये समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिए। उम्मीद किया हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, ट्राई किया होगा और आपसे बना हो। अगर आपसे नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए सीखते हैं। क्वेश्चन क्या गया, क्वेश्चन कह रहा है सिया जिया स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी रिस्पेक्टिवली टुवर्ड ईच अदर, ओके। सिया स्पीड इतना परसेंट मोर देन जिया, इसको एक बार लिख लेते हैं। सिया और जिया की जो स्पीड है, सिया स्पीड इज 37.5। इसकी वैल्यू अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो 3/8। क्यों? क्योंकि ये है 3 टाइम्स ऑफ 12.5, जो किया 3 इंटू 1/8। उम्मीद करता हूँ ये वैल्यू आपको रिवाइज हो गई होगी, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए। स्पीड ऑफ सिया 37.5% मोर देन जिया, जिया से 37.5 ज़्यादा। अगर जिया 8 है तो ये 11 स्पीड। If they start traveling at the same time and traveled 81 kilometer, Sia travel 81 kilometer more than Jia। अब ये क्वेश्चन शायद ये कहना चाह रहा है कि सिया और जिया अपने अपने पॉइंट से चलना शुरू किए। इसको अगले पेज में करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई। सिया और जिया अपना चलना शुरू किए। यहाँ पे लाइन के लिए कुछ है नहीं है, कोई बात नहीं। अब इनके बीच ये अपना 11A की स्पीड से चली और ये अपना 8A की स्पीड से चला या चली। अब क्वेश्चन में बोला गया if they start traveling at the same time and Sia travels 81 kilometer more than Gia। तो जब ये मिले, मतलब अपना चलना शुरू हुए, मिले, तो एक पॉइंट पे जब ये मिले तो इसने तो भैया 11A टाइम्स टी चला होगा क्योंकि टी टाइम पे ये मिले, और इसने 8A टाइम्स टी मिला होगा। इतना चला होगा, इतना चला होगा, पर जो इनका बीच का डिफरेंस है वो दे रखा है 81 किलोमीटर। मतलब अगर सिया और जिया इनका स्पीड का रेशियो 11:8 का, अगर स्पीड का रेशियो इतना है, टाइम दोनों को सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो 11:8 का ही रहा होगा। हाँ जी, यानी इसने 11 यूनिट, इसने 8 यूनिट कवर किया होगा, बट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का रेशियो तो 3 यूनिट है, और यही 3 यूनिट आपको दे रखा है कितना, 81। तो 1 यूनिट कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया आपका 27 किलोमीटर। अगर 1 यूनिट 87 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना, डिस्टेंस बिटवीन ए बी है 11 + 8 90, तो 27
टाइम्स 19 होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस ए बी। इसको सॉल्व करूंगा 270 सॉरी 540, 540 90 हो जाएगा 1 2 2 5 521 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने इसको इमेजिन किया कि मैं 27 को 20 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 27 टाइम्स 20 540 और 27 टाइम्स 1 27 आएगा। व्हाट आई एम डूइंग, 27 टाइम्स 1 27 आएगा, 3 1 5 513 किलोमीटर आपका आंसर हो, 513। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन किया होगा वीडियो को पॉज करके, और आपसे सवाल बना होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने के लिए हैं, सीख। क्वेश्चन कह रहा है, एक शॉपकीपर ने मार्क किया आर्टिकल 80% कॉस्ट प्राइस से ऊपर, और उसको डिस्काउंट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 45 यानी 455 का डिस्काउंट देने के बाद ही स्टिल अर्न 15%। ओके ओके ओके। तो अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, सीपी पे मैं 15% अर्न किया है, तो कितना हो गया? 15% होता आपका 3/20, तो 15% अर्न का मतलब 23/20, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। बट दूसरी तरफ मैं वही कॉस्ट प्राइस लिया, उसको 80% अबव मार्क किया, यानी 18/10 किया, और उसके बाद मैंने 455 का डिस्काउंट दिया, और ये सेलिंग प्राइस बन गया। अगेन ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, सही बात है। अगर मैं इसको 20 कर दूँ तो ये 36 हो जाएगा, एंड आई विल गेट 455 must be equal to CP times 36 minus 23 would be 13 over 20, and cost price will be this 13 339, cancel होगा, 13 times 339 and 65 5, CP will be 700। अगर CP 700 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? CP 700 है, सेलिंग प्राइस होगा 700 का 23/20, that will be 7 140 21 161 0 by 2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो 805, ये आपका कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये सेलिंग प्राइस होगा ना, सेलिंग प्राइस 805। यस, वी हैव द आंसर। इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब भी आप सेलिंग प्राइस जब भी आप कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट जोड़ते हैं, when you add profit to the cost price, आपको सेलिंग प्राइस मिलता है, और कॉस्ट प्राइस को बढ़ा के मार्क प्राइस किया, मार्क प्राइस के बाद आपने उसमें डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट के बाद वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब जब ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों ही सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ना और कॉस्ट प्राइस को मार्क प्राइस में कन्वर्ट करके बाद में उसमें डिस्काउंट देना, ये भी सेम होगा। अब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट कैसे जोड़ा?
कॉस्ट प्राइस पे 15% जोड़ दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस में 100 प्लस 15% किया गया। उसके बाद कॉस्ट प्राइस को पहले मार्क प्राइस बनाया गया। कॉस्ट प्राइस को पहले आपने 180 बाई 100 किया, ये मार्क प्राइस बना। उसके बाद जब मार्क प्राइस बना, इसमें से आपने 455 कम कर दिया, तो ये सेलिंग प्राइस बन गया। तो कॉस्ट प्राइस को पहले 18 बाई 10 बढ़ाया, मार्क प्राइस बनाने के बाद 455 कम किया, सेलिंग प्राइस बन गया। और जब ये दोनों बराबर हुए, वही हमने इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद अपने को कॉस्ट प्राइस मिला। और जब कॉस्ट प्राइस मिला तो उसको चाहे इस इक्वेशन में डाल के, चाहे इस इक्वेशन में डाल के मैं सेलिंग प्राइस बना दिया, और अपने को क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ही पूछा है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, कोई ना कोई धुरंधर बैठा होगा वहाँ पे जो आपको समझाने में आपकी मदद करेगा। अगर नहीं करेगा तो मैं कमेंट सेक्शन जरूर देखूँ, कोशिश तो ही करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और अगले क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आपको ये क्वेश्चन आपने देखा होगा और अटेम्प्ट किया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपसे बना होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं, सीखिए। RSR 80 एंड 55% लेस रिस्पेक्टिवली। ओके, ये इतने इतने कम है टी से। हाउ मच? ओके ओके ओके। अगर 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 मैं इनको 100% ही लेके चलता हूँ, RST, अगर T 100 है तो R80 कम 20 होगा, और 55 कम 45 होगा। यानी RS के बीच में 20:45 का रेशियो होगा। अगर इनको मैं और सिंप्लीफाई करूँ, 5 से डिविजिबल है दोनों ही, तो ये 9 और ये 4 हो गया। तो आर हाउ मच मोर और लेस देन एस? पहली बात, एस से 5 कम है, तो यानी हम लेस की बात करेंगे। एस से 5 कम है, 9 ये क्या है, 5 लेस है एस से, और 5/9 कितना होता है? 55.55%। ये फ्रैक्शनल वैल्यू 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू 11.11% होती है। 1/9 की वैल्यू 11.11% होती है, तो 5/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय दिस बाय 5, 55.55%। और ये लेस होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में कहीं मोर होता, अगर ये मोर होता, तो हम इसको कभी भी अपना ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ये लेस है। अब क्योंकि यहाँ पे खाली वैल्यू दिया है, उसने बोला हाउ मच मोर लेस, तो अपने को यही लगाना होगा। अगर ये मोर होता तो हम नन ऑफ द अबव लगाते, बट इस समय उसने कुछ यहाँ पे बोला नहीं, मोर लेस, तो अपन यही वाला ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा, आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और आपने बनाया होगा। अगर नहीं भी बनाया है, नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करना समझ जाएंगे और सीखें। क्वेश्चन कह रहा है 6 सब्जेक्ट में स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 28 है। तो इसके दो अप्रोचेज हैं। एक है आम जिंदगी कि 6 सब्जेक्ट्स में अगर 28 है तो टोटल मार्क्स कितने होंगे उसके, जो उसने स्कोर किया। 28 टाइम 6, 120 टाइम 48, 168। ओके, अब इसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर
if average marks scored by him excluding highest and lowest marks is 20. ओके, अगर चार मैंने इसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट हटा दिया, जो भी उसके हाईएस्ट थे और जो भी उसके लोएस्ट स्कोर थे वो हटा दिया, तो अब चार सब्जेक्ट के मार्क्स बचे और वो उनका एवरेज 20 है। तो अब इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे चार सब्जेक्ट के? 20 टाइम्स 4 जो कि होता है 80। 160 और 80 में डिफरेंस कितने का? 88 का। बट जो 88 गए हैं वो तो हाईएस्ट और लोएस्ट है ना, और लोएस्ट तो 18 है, 18 है, तो हाईएस्ट कितना होगा? 70। ये नॉर्मल मेथड है, अगर आप कैलकुलेशन तेज कर सकते हो इससे आप क्वेश्चन बड़े प्यार से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कैलकुलेशन बड़ी तेजी से कर सकते हो और लॉजिकली सोच सकते हो। बट एक डेविएशन मेथड भी होता है इसमें कि 6 लोगों का एवरेज 28 था, इनमें 2 लोग चले गए, 2 सब्जेक्ट चले गए, अब 4 का एवरेज 20 है। अगर ये 2 लोग गए हैं, ये 28 ही लेके जाते तो 56 मार्क्स अपने लेके जाते, बट ऐसा नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि ये 2 लोग 8 मार्क्स और ले गए सभी से, यानी 4 लोगों से 8 मार्क्स और ले गए, यानी कि 56 प्लस 8 4 32 which will give 88, यानी ये 2 सब्जेक्ट्स 88 मार्क्स लेके गए। अगर ये 2 सब्जेक्ट 88 मार्क्स लेके गए हैं, जिसमें से जो लोएस्ट है उसका स्कोर 18 है, तो जो हाईएस्ट होगा उसका स्कोर 70 होगा, तभी तो 88 बना। और क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में बोला था जो हाईएस्ट है आपको उसका निकालना। आप चाहे इस तरीके से करो, चाहे इस तरीके से करो, डेविएशन से, दोनों से आंसर आएगा। अगर आप डेविएशन से करो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना होगा, बट अगर आप पूरा टोटल मार्क्स निकाल के उनको कर रहे हो तो उधर आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी होगी और कुछ। आंसर दोनों से ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपसे क्वेश्चन बन भी गया होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए सीखेंगे। आगे बढ़ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना। इतना अमाउंट R% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट और इतना अमाउंट इन्वेस्टेड R+3 सिंपल इंटरेस्ट इन 2 डिफरेंट स्कीम। ओके, टोटल इंटरेस्ट आपको इतना मिला। ओके, 4 साल के बाद तो R की वैल्यू क्या होगी? अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि 70 सीधा सीधा निकाल लेता है, यानी 75R, क्योंकि परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा? 90R प्लस 9327, और ये पूरा का पूरा 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 4 साल का हम निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ 4 ईयर इन बोथ द स्कीम्स। और ये चीज़ किसके बराबर है? 6360, और लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा यूनिट नंबर 2 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल होगा तो इसको काट देते हैं। 4 टाइम्स 1 4, 23, 520, 26, 624 और 5, 1565 आया। 270 अगर यहाँ से माइनस होगा, 70 माइनस होगा 1295, 15, 3 2 5 एंड 5 765। ओके, अब क्योंकि R जा रहा है लास्ट में 5 तो ऑड नंबर बनेगा, या तो 7 होगा 9, 7 चेक करूँ, 16 7 1 1 2 0 और 6 5 7 35 9, क्या कर रहा हूँ? 75 95 65 165 270 इधर गया,
95, ठीक ठीक ठीक। 1295 divided by 165, क्या सही किया? 70R plus 3 simple interest, 2 different scheme, total interest 6360, 6360 15, यहाँ गलत हो गया ना, कुछ तो गड़बड़ है। फिर से करते हैं, फिर से पूरा देखते हैं। 75R, 75R plus 90R plus 270 times 4, 6360, 4 से डिविजिबल, यस, 4 times 1 4, 23 4 5 20, 36 9 और 0, 1590। ओके, यहाँ गलती हुई थी। अब 270 से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 70 का 30, 2 का 1330, और ये बनता है 5 9 का 65। ओके, 1320 आएगा ना? हाँ, 1320 या 1330, क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसी छोटी छोटी मिस्टेक से छोटा सा सवाल बड़ा बन जाता है। इसको भी अगर कर ही रहा हूँ क्लीन तो कर ही देता हूँ ढंग से। 165, अब 165 16 times 230, 320 डिवाइड बाय 65, लास्ट में 0 है तो या तो 7 8 आएगा या 6 आएगा। 16 8 140, 16 9 144, 16 8 128, तो 65 into 8, 16 5, 128 0 और 40, 1230, 1320, 1320, 1320, हाँ, तो R बन गया आपका 8। अब R 8 आया तो आपको आंसर मिल गया। अब यहाँ किया क्या है, इसको सही से फिर से करता हूँ क्योंकि वहाँ काफ़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था इनिशियली, बट हम कह रहे हैं कि 7075 है ना, यहाँ पे भी क्वेश्चन मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। 7500 आपने R% से 4 ईयर के लिए लगाया, R% से 4 ईयर के लिए लगाया, साथ में 9000 R+3% पे 4 ईयर्स के लिए लगाया, तो ये 2 0, तो ये 2 0 टाटा बाय बाय कर गए। 75 150 300R, या फिर 4 को मैं कॉमन आउट कर ही सकता हूँ, और अंदर 75R प्लस 90R प्लस 270 इक्वल टू जो भी इंटरेस्ट दिया था मैं 6360, जिसमें से ये कैंसिल आउट हुआ था 1590, और जब 270 से कैंसिल हुआ 1520, और इन दोनों का जो सम था ये आपका 165R था, जहाँ से R आपको कैंसिल करके मिला 8। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए काफ़ी कुछ मिस्टेक कर गया, बट उम्मीद करता हूँ अगर आपने सॉल्व किया तो आपने इतनी मिस्टेक नहीं की होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा वीडियो पॉज करके। अगर आपसे क्वेश्चन बना वेल एंड गुड, नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए सीखिए। आफ्टर 10 ईयर्स रेशियो ऑफ एजेस एक्स वाई इतना होगा। ओके, एक्स 10 साल पहले और वाई 10 साल पहले 7:5 के रेशियो में है,
ठीक है, और आफ्टर 9 years x will be 8 years elder than z. अब आफ्टर 9 years x 8 साल बड़ा है z से, तो 8 साल का अंतर होगा z और उसमें। ये आप समझ पा रहे हैं, हमने पिछले उसमें भी बात की थी, बट कोई बात नहीं। अगर आपके पिताजी आपसे x साल बड़े हैं, a साल बड़े हैं, जितने भी साल बड़े हैं, तो आज से पहले या कुछ साल पहले या आज से कुछ साल बाद भी वो आपसे उतने ही साल बड़े रहेंगे। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा रहे हैं। और यहाँ क्या बोला है, y इज 4 year यंगर देन z, z से 4 साल छोटा है y। अरे भाई, यानी x और y में 12 साल का अंतर आ गया ना। x से 8 साल बड़ा है z, और z से सॉरी x 8 साल बड़ा है z से, और z 4 साल बड़ा है y से। तो y से x 12 साल बड़ा होगा। अगर y 12 साल बड़ा है, तो आज से 10 साल पहले या कितने भी साल बाद 12 साल का ही अंतर होगा। यानी इस समय 1 यूनिट 12 साल, तो सॉरी 2 यूनिट 12 साल, तो 1 यूनिट 6 साल। अगर 1 यूनिट 6 साल, तो 5 यूनिट 30 साल, और 7 यूनिट 42 years। ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस वाई जी। वाई और जी का प्रेजेंट एज निकालना है। तो आज से 10 years पहले x 42 और y नहीं, आफ्टर 10, यानी आज से 10 साल बाद, ये 42 और ये 30 के होंगे। तो अभी प्रेजेंट में कितने के होंगे? प्रेजेंट में भैया ये होगा 20 years का, ये होगा 32 years का, और 30 ये 24 और ये 8, इसी हिसाब से होंगे ना। ये 4 साल बड़ा है और ये 8 साल बड़ा है। तो प्रेजेंट में आपको किसका रेशियो निकालना है? y और z के एजेस। y कितना है प्रेजेंट में? 24। z क्या है प्रेजेंट में? y है 20। ओके, y है 20, y है 20, z है 24। दोनों ही 6 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से 4 से कैंसिल हो रहा है। 5:6 की रेशियो होगी y/z की, प्रेजेंट एज की। ये प्रेजेंट एज की हमने कोई इक्वेशन ज़्यादा यहाँ बनाई नहीं, खाली लॉजिक पे खेले। 5:6, 5:6, ये रहा आंसर। आप इसको चाहे तो इक्वेशन बना बना के भी कर सकते हो, बट जब जहाँ लॉजिक लग रहा है वहाँ पे इक्वेशन क्यों बना? अब ये लॉजिक कैसे आएगा आपको समझ में? जब आप ऐसे क्वेश्चनों को बार बार देखोगे। और इस 1000+ सीरीज का एम यही है कि आपको मैं 1000 क्वेश्चन करा दूँ, और उन 1000 क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन अगर 4-5 बार भी आ गए और वो आपको याद रह गए और वो पेपर में आ गया, तो बल्ले बल्ले। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद किया करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और क्वेश्चन बनाया भी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन बना वेल एंड गुड, नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए हैं। चलो सीखते हैं। अक्षय ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिया 1800 का, और x+3 मंथ बाद उसने 400 अपने और जोड़े, जबकि मानसी एंटर्ड बिजनेस विद 6525 रुपीज। ओके। एट द एंड ऑफ ईयर प्रॉफिट शेयर अक्षय मानसी का 8:9। ओके, अक्षय मानसी का प्रॉफिट शेयर 8:9 है। ओके, अक्षय मानसी का इतना है 1800, और एट द एंड ऑफ ईयर है ना, एट द एंड ऑफ ईयर यानी साल के अंत में। तो 1800 तो पूरे साल भर तो रहा होगा। उसके अलावा x+3 महीनों बाद उसने 400 ऐड किए, यानी x+3 महीने, 12 में से x+3 गया। इसको चलो नॉर्मली सॉल्व करते हैं कि 1800 x+3 प्लस x+3 महीनों के बाद हुआ ना, 8,422 12 माइनस
12 माइनस एक्स प्लस 3 रहेगा, कितना बचेगा 9 माइनस एक्स, ये 9 माइनस एक्स मंथ्स के लिए हुआ, और ये 9 माइनस एक्स मंथ्स के लिए 9 माइनस एक्स के लिए 6525, 6525, 10 18 9 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है 6 7 और 9 7 63, 22 18 45 5। ओके, अब ये सब 25 से जा रहे हैं, जा तो रहे हैं, देखते हैं कितने जा रहे हैं। अभी 25 से कैंसिल करूँगा, 22 इंटू 4 88, ये 88 हो गया, 18 4 72, और 7 4 28, ये 29 हो गया, 8 से कैंसिल हो रहा है 8, ये 9 हो जाएगा, और ये 11 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना है। ये है क्या, ये है 29, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x प्लस 3 प्लस 11, 9 माइनस एक्स। अब 9 माइनस एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाऊँ तो मुझे मिलेगा 8 और 1 9 माइनस एक्स, और इधर मिलेगा 9x प्लस 3। अभी कैंसिल आउट हो रहे हैं दो, तो 9 टाइम्स 2 18 माइनस 2x इक्वल टू x प्लस 3, तो 3x कितना हो गया, 3x हो गया आपका 15, x हो गया 5, x हो गया 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 5। ये पार्टनरशिप का वो क्वेश्चन है जहाँ आप अगर कैलकुलेशन तेजी से कर सकते हो तो आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन उतना नहीं है बट तब भी आपको टाइम लग सकता है। तो अगर आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन अच्छे खासे प्रैक्टिस किए हो तभी अटेम्प्ट करना, अदरवाइज इसको स्किप करना ही भला ही हुआ, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा। और अगर आप ऐसे कैंसिल आउट कर पा रहे हो चीज़ें, वो बड़ी बड़ी इक्वेशन नहीं बना रहे हो, ये लास्ट में छोटी इक्वेशन बनी है, तो अगर आप में थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी है आपकी, आई मतलब कीन है आप कैलकुलेशन करने को, बड़ी तेज़ी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वेशन को सिंप्लीफाई तेज़ी से कर सकते हो, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। इस क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा उस केस में। अदरवाइज अगर आप बिगिनर हो और पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं मॉक में उसमें, तो मैं कहूँगा स्किप करना में कोई गलत बात नहीं। ऑल्दो क्वेश्चन उतना वो नहीं है, इससे भी अभी खतरनाक क्वेश्चन आएंगे फ्यूचर में, बट बीच बीच में आपको ऐसी चीज़ें भी बताई जाएंगी जिससे आपको पता चले कि कौन से क्वेश्चंस को कहाँ कैसे कब क्या करना है, तो उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ओके, क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना होगा। अगर क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए हैं। चलिए सीखते हैं। हमें बोला है वेसल ए कंटेन जूस वाटर इस रेशियो में, और बी में भी जूस वाटर है। ओके, दोनों में ऑर्डर सेम है। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ए में इतना दे रखा है। ओके ओके ओके, क्वांटिटी ऑफ जूस। तो ये तो मेरे हिसाब से मेहनत वाला काम है बस, कि आपके पास दो वेसल हैं, एक ए है एक बी है ना। इधर आपको जूस वाटर कितना दिया है, जूस वाटर आपको दिया 5:8 की रेशियो में, और इधर भी जूस वाटर किस रेशियो में, 4:3 की रेशियो में। ऑर्डर दोनों में सेम है ना, हाँ सेम। टोटल क्वांटिटी मिक्सचर इन ए एंड बी इतना, इन दोनों में टोटल क्वांटिटी 346 लीटर्स है, एंड डिफरेंस बिटवीन वाटर इन ए एंड जूस इज ए इज 12। ओके, वाटर इन ए यानी कि इतना, और जूस इन, ओके, वाटर और जूस इन ए, ओके ओके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12 लीटर दिया हुआ है।
पर हमें तो यहाँ यूनिट में कितना, अगर मैं इसको ए लूँ, इसको भी ए लूँ, तो ये तो 3a के बराबर है। अब 3 अगर 12 है तो a की वैल्यू तो 4 हो गई। अब a की वैल्यू 4 होते ही 8 5 13, 13 इंटू 4 52, यानी कि a के अंदर 52 लीटर है, पर टोटल तो 346 लीटर। टोटल अगर 346 है और 52 यहाँ है, ए में है, तो बी में कितना होगा? बी में होगा आपका 294 लीटर। अब 294 लीटर है बी में। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ जूसेस इन बोथ द वेसल। अच्छा, जूसेस निकालना है तो 420, ये 20 लीटर हो गया, और 4/347 टाइम्स 294, 7 से कैंसिल होना चाहिए, 7 टाइम्स 428, 242, 42 टाइम्स 4 होता है आपका 160, और 8 168, 168 जूस है इधर, 20 है इधर, दोनों को ऐड करोगे 188, 188 है। अब आप में से कुछ को शायद समझ ना आया हो, मैं और इसको कुछ को समझ आ गया होगा जो मैंने ये किया। अब कुछ को नहीं आया, उनके लिए और अच्छे से कोशिश करता हूँ समझाने की। क्वेश्चन में बोला कि भाई ए और बी आप पे दो वेसल्स हैं, दो बर्तन हैं, इन दोनों में टोटल आप पे 346 लीटर सॉल्यूशन, इसमें और इसमें मिला के 346। इधर जूस और वाटर 5:8 आई गेस, यस 5:8, 5:8 की रेशियो में दिया है, और इधर भी जूस और वाटर 4:3 के रेशियो में दिया है। हमें बोला गया कि अगर ये ए है, ये बी है, तो क्वेश्चन में हमें बोला कि 5a प्लस 4b की वैल्यू आपको बतानी, कि जूस इधर और इधर कितना है। ठीक, निकालते हैं। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है जूस और वाटर ए के अंदर, वो 12 लीटर है, यानी कि 8a माइनस 5a, ये 12 लीटर है। तो 3a अगर 12 लीटर है तो a तो आपको कितना मिल गया? 4 लीटर। अगर a 4 लीटर है तो 8 4 32, और 4 5 20, यानी टोटल ए के अंदर 32 प्लस 20 52 लीटर है। इसको डायरेक्टली आप कह सकते थे कि भैया टोटल कितना है, 8 प्लस 5 13a, 13a टोटल ए के अंदर है, और ए की वैल्यू आपने 4 निकाली, ए की वैल्यू आपने 4 निकाली, तो आपने टोटल 52 ए के अंदर है। अगर 52 लीटर ए में है, टोटल 346 है, तो 346 में से आपने जब 52 को माइनस किया, 6 290 294 लीटर आ गया यहाँ पे। अब जब 294 लीटर है यहाँ पे, मुझे 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 की वैल्यू निकालने के लिए 4 अपॉन टोटल इंटू 294, जो कि मेरे को कितना मिला था, ये मिला था 42। अब 42 को 4 से करोगे 160 प्लस 8, क्योंकि मैंने इसको अपने माइंड में सोचा 40 प्लस 2, इसलिए मैं 160 प्लस 8 किया, तो जो मुझे मिला 168। इधर 168 है जूस, इधर 20 है जूस ए में। अपने को निकालना क्या था, जूस ए प्लस जूस बी, 168 प्लस 20 विल गिव्स 188, और यही हमारा आंसर, यही मैंने यहाँ किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बरसा दीजिए अपने कमेंट, और वहाँ पे अगर कोई मैं नहीं देख पाया और किसी को जिसको समझ आया वो मेरे से और अच्छे तरीके से समझा सकता है कमेंट सेक्शन में, तो फील फ्री टू बी अ टीचर देयर। क्योंकि अगर आप समझा पा रहे हो किसी को, यानी आपको टॉपिक अच्छा क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा।
और आपसे क्वेश्चन बना भी हो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने के लिए हैं, चलिए सीख। क्वेश्चन कहता है कि अमन तानिया ने 55.55%, ओके, ये भी कुछ देर पहले हमने सीखा था कि 55.55% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है। ये होता है 5/9। ये रिवीजन है एक तरीके से, अरिथमेनिया हमारा, जहाँ पे हम हर चीज़ को रिवाइज करेंगे कि परसेंटेज वैल्यूज फ्रैक्शनल में कैसे क्या होता है, और कॉन्सेप्ट की तो रिवीजन है ही। अमन तानिया ने इतना परसेंट काम किया 12 दिन में, और तानिया ने अलोन किया 60% इतने दिनों में, ओके। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं कहूँगा कि अमन प्लस तानिया ने कितना 12 दिन में कितना वर्क किया होगा। 5/9 ऑफ टोटल वर्क। और वहीं तानिया ने 32.4 डेज में 60%, यानी 3/5 ऑफ वर्क किया। तो मैं यहाँ पे ए और टी के बीच का रेशियो कुछ निकाल सकता हूँ। हाँ, निकाल तो सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करें, ए प्लस टी ओवर टी इक्वल टू डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, है ना। और 32.4 इंटू 5/9 इंटू 1/12 इंटू 5/3, और इसको 10 कर देता हूँ। 4 5 6 9, 9 से कैंसिल हो रहा है 3 और 9 3 27, 54 6 36, 12 टाइम 3 36, ओके। 5 टाइम्स 2, तो अपने को यहाँ पे क्या हिसाब मिला, अपने को मिला a+t इक्वल टू 5/2। तो अगर t 2 है, t अगर 2 है तो a 3 होगा, दिख रहा है। नहीं तो इसको सॉल्व कर लो, यही बनेगा। टाइम टेकन बाय अमन टू कंप्लीट 83.33%, ओके। अगेन 83.33%। 100 में से अगर मैं 83.33% को माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 0.66, 84 16.66 मिलेगा, जो कि होता है 1633 1/6। तो जब मैंने 100 में से इसको माइनस किया 1/6 मिला, तो यानी इस पूरे चीज की वैल्यू 5/6 होगी। तो हमें क्या निकालना है, अपने को निकालना है अमन कितने डेज में, छोटा टी डेज में 5/6 ऑफ वर्क करेगा। सामने हम इसका ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 32.4 मुझे मज़ा नहीं आ रहा, और a+t तो 5 है ही, इंटू 12 ओवर 5/9, 5/9 ऑफ w, और a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है, तो सॉल्व कर सकते हैं 5 से, और w 5 और w, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 12 इंटू 9/3 इंटू 6, 3 से ये 3, 6 से ये 2, 5 2 10 और 3 30, तो टी आपको मिल गया 30। टी 30 डेज में अमन 83.33% काम कर ले। तो इस क्वेश्चन के की टेक अवे यानी कि रिवीजन पॉइंट क्या थे, कि अपने को इस परसेंटेज वैल्यू की, इस परसेंटेज का फ्रैक्शनल वैल्यू पता चला, और एक ये फॉर्मूला पता चला जो कि MDH फॉर्मूला भी कहलाता है। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, एक MDH फॉर्मूला होता है जो कि है कितना मैन इंटू डेज इंटू आवर्स ओवर वर्क इक्वल टू वुमेन, या फिर जो भी अलग पर्सन है उसने कितना डेज किया, D2 ये D1 है, ये R1 है, R2 अपॉन वर्क। हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया। क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा।
ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ आया होगा। आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि ये बेस्ट अप्रोच थी करने की। तो मैंने ये लगा, नहीं तो आप दूसरी अगर कोई अप्रोच है उसको लगा के कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। क्या आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कम टाइम में बन रहा है तो और अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन को देखिए, ट्राई कीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना हो। अगर आपसे क्वेश्चन बना, वेल एंड गुड। अगर नहीं बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए। क्वेश्चन कहता है कि अपने पास एलसीएम है दो नंबर का, जो कि विच आर नॉट मोर देन 3 डिजिट्स, जो कि 3 डिजिट से ज़्यादा नहीं है। ओके, विच एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 2261, और एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7। ओके, तो सम ऑफ बोथ द नंबर्स, तो इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा? मैं कहूँगा देखो भैया, अगर एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो इतना तो मुझे पता है कि दोनों नंबर्स में अगर मैं नंबर वन लूँ वो 7A, और नंबर टू वो 7B होगा, जहाँ पे ए और बी दोनों को प्राइम होंगे। ठीक, और इन दोनों का एलसीएम ये है, तो यानी ये 7 से डिविजिबल होगा। तो 2261 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, 7 टाइम 3 21, 16 7 टाइम 14, और 2 21 3 323। अब 323 मुझे दिख रहा है 324 - 1, मतलब 18 का स्क्वायर -1। अब 18 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर जो मुझे दिख रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 19 टाइम्स 70 323 होता है। 323 ये मुझे दिख रहा है, इसलिए स्क्वायर्स पता होने चाहिए, ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। ओके, तो इतना मुझे पता चल गया कि ये एक 19 होगा, एक 17, मतलब 19 टाइम 17 है। तो एक नंबर होगा 7 इंटू 19, एक नंबर होगा 7 इंटू 17। अब इन दोनों को मुझे सम चाहिए, n1 प्लस n2 चाहिए। तो वो क्या होगा, 17 अगर दोनों से कॉमन लिया, सॉरी 7 मैंने दोनों से कॉमन लिया, 17 को लिया, 7 मैंने दोनों से कॉमन लिया, 19 प्लस 17, 1 2 3 30, 36 इंटू 7, 7 3 2 10, और 7 42, 252। तो जो सम है वो 252 होगा। बस यहाँ कॉन्सेप्ट लगा है कि एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो ये है, और इन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर 7 का है, तो यानी दोनों नंबर में 7 तो होगा, जिस जहाँ पे ए और बी का जो मल्टीपल है ये है। अब मैंने इसका देखा कि भाई अगर दोनों में 7 है, यानी ये 7 से कट रहा है। हाँ, जो नंबर है ये 19 और 17 आ रहे हैं, यानी कि यही बन सकते हैं अब चांसेस पॉसिबल, यही दो नंबर। अब इन दोनों का सम निकाल लो, अब कैसे भी निकालो। 19 7 करो, 7 टाइम्स 2 14, 153 ये हो गया, 17 7 119 ये हो गया, वैसे भी जोड़ लो तब भी आपको 252 मिलेगा, या फिर ऐसे भी जोड़ लो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को बनाया होगा। अगर नहीं बनाया कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए, चलो सीखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है 660 ml ऑफ मिक्सचर पी कंटेनिंग अल्कोहल वाटर रेशियो इतने में 780 ml मिक्सचर क्यू का कंटेनिंग अल्कोहल वाटर। अच्छा, दोनों में ऑर्डर सेम है। ये क्वेश्चन अच्छा सा, चलिए देखते हैं क्या हिसाब है। हमें अल्कोहल और वाटर का फाइनल मिक्सचर निकालना है, तो हम अल्कोहल पकड़ लेते हैं। अल्कोहल कितना है, ये एलिगेशन का सवाल है। एलिगेशन का मिक्सचर के अंदर एलिगेशन लगेगा इसमें। 660 ml 8/3, तो अगर मैं अल्कोहल लूँ, इसको वाटर से भी कर सकते हैं पर अल्कोहल ले लेते हैं। 8/11 पी के अंदर, क्यू के अंदर आपका कितना है 7/6, तो 7/13। और आपको निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज अल्कोहल वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। ओके, फाइनल मिक्सचर में निकालना है। और आपको रेशियो कितना दिया 660 और 780, मतलब ये फाइनल वो। बट क्या रेशियो यही है? नहीं। 6 से जाएगा, हाँ ये 13 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ओके ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ एवरेज वैल्यू, वो कैसे आएगी? वो आएगी 8/11 इंटू 11 प्लस 7/13 इंटू 13 ओवर 11 प्लस 13 इक्वल टू एवरेज। 11 से 11 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, 15 ऊपर नीचे 24, और ये हो जाएगा एवरेज। ये और कैंसिल हो सकता है 3 × 5 3 × 8। तो जो एवरेज है, यानी हमने कितना था 8/11, ये 5/8 और ये 7/13 लिखा। तो यहाँ 8/11 का मतलब क्या था? आपने कहा एल्कोहल ओवर टोटल, इधर एल्कोहल ओवर टोटल, जो एवरेज बना इन दोनों को मिक्स करने पे, ये भी एल्कोहल ओवर टोटल। तो यानी जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर एल्कोहल 5 पार्ट है और मिक्सचर टोटल 8 पार्ट का। तो वाटर 3 पार्ट्स का होगा, तो 5:3 एल्कोहल वाटर का रेशियो होगा जो फाइनल मिक्सचर आपको मिलेगा 5:3। क्योंकि इसमें भी कई बच्चे 5/8 निकाल के उसी में खुश होते हैं और ढूंढते हैं कि 5/8 कहीं है ही नहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ द वो लगा देते हैं। बट आपको समझना होगा कि ये 5/8 का मतलब क्या है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन आपसे बना होगा। अगर आपसे नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए सीखिए। अब शॉपकीपर है, उसने 20% मार्कअप किया है, मार्क अबव इज कॉस्ट प्राइस, और X% का डिस्काउंट दिया है। कॉस्ट प्राइस 840 की है और शॉपकीपर को 84 का लॉस हुआ है। एक्स की वैल्यू निकालिए। ओके, तो 840 लेके करें, चलो करते हैं, मज़ा आएगा। 840 पे 20% अबव किया है, यानी कि 10 का 12, वैसे वो 5 का 6 भी कर सकता था, बट कोई बात नहीं। और उसने एक्स का डिस्काउंट दिया, तो मैं 100 माइनस एक्स ओवर 100 लिख देता हूँ, और ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। और 840 शॉपकीपर ने लॉस किया है 84 का। ओके, अगर 840 की चीज़ थी, मैंने 84 का लॉस किया, तो एक तो या तो मैं इसका वैल्यू लिख दूँ, या फिर अगर मुझे दिख रहा है ये 84 टाइम्स 10 है और ये 84 टाइम्स 1 है, तो मैं इसको 84 टाइम्स 9 लिख सकता हूँ, इसका जो फाइनल आंसर आएगा। तो यहाँ मैं 84 टाइम्स 9 लिखने वाला हूँ। आप वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पर क्योंकि 84 से 84 कैंसिल हो जाएगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो 0 से 0, 84 से 84, 9
का थ्री टाइम्स, 3 का 4 टाइम्स, 4 का 25 टाइम्स, और 25 टाइम्स 3 75। तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 75। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक्स की वैल्यू 25 होगी, यानी आपने 25% का डिस्काउंट दिया है। 25, काम बनाओ, आगे बढ़ो। आप इसको वैल्यू निकालो तब भी ठीक है। मेरे को लगा कि यहाँ पे वैल्यू निकाले बिना सब कैंसिल हो सकता है, तो मैं क्यों वैल्यू निकालूं? मैं सीधा इसको 84 टाइम्स 9 भी नहीं लिख दूं, क्योंकि मुझे 84 माइनस करना ही है। और आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की हो। और अगर आपसे क्वेश्चन बना, वेल एंड गुड, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बट अगर नहीं बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए हैं, तो सीखें। क्वेश्चन कहता है कि टिया और पिया ने इन्वेस्ट किया 15,000 एम मंथ के लिए और 18,000 6 मंथ के लिए, ओके, रिस्पेक्टिवली। आउट ऑफ द टोटल, उसके बाद इन्होंने कुछ ऐड नहीं किया, तो मैं कह सकता हूँ भैया 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दूँ, और ये 3 टाइम्स 5 होता है, ये 3 टाइम्स 6 होता है, क्यों? मुझे तो रेशियो ही चाहिए। तो टिया और पिया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया 5 टाइम्स एम के लिए, इसने इन्वेस्ट किया, इसने 6 टाइम्स 6 के लिए इन्वेस्ट किया। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 5400, 24, ये 54 से 2 जीरो, 24 से 2 जीरो हटा दूँ? हटा देता हूँ, समझने के लिए था। चलो लिखिए, रहने देता हूँ। ये 3 जीरो हटने के बाद ये 5 हो गया, ये 2 जीरो 2 जीरो 54 24, 24 6, ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये 3 से जाएगा 9, ये 3 से जाएगा 4। तो प्रॉफिट शेयर पिया का 4 है, आउट ऑफ टोटल 9। अगर 9 टोटल है, एक का उसमें से 4 है, तो अगले का कितना होगा? 5 होगा, तो ये 5 होगा। और क्योंकि सब कैंसिल होना है, तो मैं रेशियो वही गेम चला रहा हूँ अपना। अब ये 4 5 से 5 गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2। अब ये 2 से गया 3, ये 2 से गया 3, 3 3 9, एम हो गया 9। एम 9 होते ही फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपने फटाफट रेशियो हटा दिया। अब इस टाइप के पार्टनरशिप के क्वेश्चन जिसमें आपको ज़्यादा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, इसको अगर आप स्किप करोगे एग्जाम में, क्योंकि डर का माहौल रहता है ना कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन लंबे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसको स्किप तो बिल्कुल मत करना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन। बट जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, उसमें थोड़ा सा शायद आपको सोचना पड़ सकता है। ये एडिशनल इतने महीने के लिए ऐड किया, उसमें अगर आप कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, बर्बाद होगा। बट अगर आप स्मार्टली करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन बना लोगे अगर आप स्मार्टली करोगे और आपने प्रिपरेशन और प्रैक्टिस अच्छी की है। और इस 1000+ सीरीज़ का मेन मोटो ही यही है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी मिल जाए अरिथमेटिक की, और साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाए। आप किसी भी एडुकेटर से पढ़ो, वेल एंड गुड। आइए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना होगा। अगर नहीं बना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, चलिए सीखते हैं। रोहित ने 50% ऑफ हिज मंथली इनकम, अच्छा, स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम और रेंट, ओके, 35% रिमेनिंग ट्रैवलिंग में, 20% रिमेनिंग शॉपिंग में, और ट्रैवलिंग के लिए 1400 है। ओके 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 ओके। तो हमें कहा रोहित ने 50% आधी अपनी इनकम रेंट पे भेजी। अब जो बची आधी है उसका 35%, ओके। यहाँ पे 50% होता है 1/2, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। 35% कितना हो जाता है? ये हो जाता है आपका 7/20। और 20% भी अब तक तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हमने 3 से 5 क्वेश्चन कर लिए कल, मतलब पिछली वीडियो और इस वीडियो को मिला के, जिसमें हमने 20% को 1/5 लिखा है। तो इतना परसेंट हो गया द रिमेनिंग, बचे हुए का ट्रैवलिंग में। अब बचा हुआ कितना होगा यहाँ पे? 7 गया 13/20,
और जो भी बचा हुआ है, इफ अमाउंट स्पेंड ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग पे अमाउंट इतना है। अरे यार, जब ट्रैवलिंग का अमाउंट दे रखा है तो मैं इसको 7/20 लिख के सीधा 1400 नहीं लगा दूं? जब मैं 1400 लगाऊंगा, 7 से आएगा 20 और 2 टू 4 टू 8, तो 8, 1 2 3, आर की वैल्यू आ गई। अब आर अगर 8000 है, आर अगर 8000 है, मुझे क्या निकालना है? शॉपिंग का। शॉपिंग का तो 50% तो पहले गया रेंट में, उसके बाद बचा हुएगा 13/20 बचेगा। फिर 7/20 तो खर्चा कर दिया किस में? ट्रैवलिंग में। और 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन शॉपिंग, यानी जो भी बचा है इसका 20%, यानी 1/5 आपने शॉपिंग पे लगाया। कुछ कट रहा है, जीरो से जीरो जा रहा है। 5 टाइम्स 2 10 होता है, इससे भी एक जीरो चला गया। 2 होता है 40 और 4 टाइम 3 52, एक जीरो 520। तो 520 रुपीज़ उसने स्पेंड किए हैं शॉपिंग में। 520 उसने स्पेंड किए हैं शॉपिंग में। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप स्किप करने की सोच रहे हो, तो भैया आपको प्रैक्टिस की सख्त जरूरत है। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा, पॉज किया होगा वीडियो और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपसे ये बना होगा। अगर नहीं बना कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि साहिल ने 330 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 55 ट्रेवल किया। ओके। और तो अगला नेक्स्ट 28 किलोमीटर इतने से, और फिर रेस्ट इतना किलोमीटर इतने स्पीड से किया। ओके। उसकी एवरेज स्पीड निकाल। तो पहले तो सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 330 और 288 और 335, और टोटल टाइम टेकन कितना है? क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो 330 के लिए कि, किस स्पीड में गए आप? 288 के लिए किस स्पीड में गए आप? 335 के लिए किस स्पीड में गए आप? अब ये 67 टाइम 5 कितना है? ये 67 टाइम 5 है। और 5 11 से जाएगा, 5 11 से जाएगा 30, और 5 से जाएगा 6। ओके, ये भी 6 है, ये 5 हो गया। 72 टाइम्स 4, 65 ठीक है। 6 4 10 15, तो ये तो 15 आ गया नीचे। एवरेज स्पीड नीचे हो गया 15, ऊपर कितना? 336 8 800, 5 336 और 800 और 140 और 8 5 13, तो 953, ऊपर है 953। अब 953 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? क्या आएगा? 15 9 6 90, 53 63 45 और 53 5 8 8.0 80। 80 का मतलब होता है 575, यानी 50। 50 का मतलब 3, और फिर ऐसे ही बढ़ता रहेगा 5 3 5 5, तो 63.53। यस, 63.53 किलोमीटर पर आवर। बट से कैलकुलेशन और कुछ हमने बस एवरेज स्पीड की डेफिनेशन को यूज़ किया।
टोटल डिस्टेंस और जो भी टाइम था उनको कैलकुलेट किया और अपना आंसर निकाल लिया। यहाँ पे ऑप्शन ही क्योंकि डेसिमल वाले अजीबोगरीब, तो आंसर भी हमारे डेसिमल वाला ही आएगा, बस आपको कैलकुलेशन तेज करनी है। कई बार आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको 953/30 करके सॉल्व कर सकते हो, बट अगर 15 के टेबल से आप कंफर्टेबल हो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ प्रैक्टिस के लिए और सीखने के लिए तो है। चलिए सीखते हैं। पैरामीटर रेक्टेंगल 62 सेंटीमीटर कम है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, और जो स्क्वायर है उसकी साइड है ए दे रखा है 48। ओके, अगर ए 48 है तो पैरामीटर कितना हो जाएगा? इसका पैरीमीटर स्क्वायर का क्या होगा? पैरीमीटर होगा 4 टाइम्स 48, 50 टाइम्स 4 200, 200 में से 8 गया तो 192। इधर मैंने इसको ऐसे विजुलाइज किया 48 को 50 माइनस 2, तो 40 टाइम 5 200 में से 8 माइनस 192, और बाद में इसका एरिया भी निकालना ही है तो एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर? एरिया स्क्वायर हो जाएगा 48 का स्क्वायर, और 48 का स्क्वायर होगा 50 से दोगा हम 04 और 2304, ठीक है। 2304 इसका एरिया आ गया। अब पैरामीटर है 192, अब इससे पैरामीटर से 62 सेंटीमीटर कम, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 192 में से 62 माइनस करोगे 130, और पैरामीटर कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 से हटा निकाल दिया 65 हो गया कितना? लेंथ प्लस ब्रेथ। अब इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेथ, अगर 5 सेंटीमीटर का अंतर है तो 65 प्लस 5 70, 70 का आधा 35, तो 35 ये है, 30 ये हो जाएगा। चलो जी, लेंथ और ब्रेथ मिल गया। अब एरिया का निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है किसका? रेक्टेंगल का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 35 टाइम्स 30, और 35 टाइम 3 होता है 105, तो 1050। और एरिया स्क्वायर का कितना था? एरिया ऑफ स्क्वायर ये था 48 का स्क्वायर जो पीछे अभी निकालें। ये स्क्वायर कैसा लग रहा है? अजीब सा, जो कि था 2304। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? ये 54 से 11, 11 का मतलब 22 था, 1254 का डिफरेंस है। और यही क्वेश्चन में शायद पूछा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, जो कि है 1254, और 1254 यस इस वाले ऑप्शन में हमारे पास है, और यही हमारा आंसर। कुछ नहीं, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वो करते जा रहे हैं। और ये मैंसुरेशन के सवाल ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको बस वो मेहनत करवाते हैं, बस आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो अच्छे तरीके से, और कितने स्क्वायर्स, और अगर स्क्वायर याद नहीं है तो वो निकालने के तरीके आपको कैसे पता है, तो आप मैंसुरेशन से डरेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और आपसे क्वेश्चन बना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 28 मैन एक काम को, हम मान लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में हम मान लेते हैं मैन की एफिशिएंसी 1, ठीक है ना, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 1 है। तो 28 लोग 28 मैन 44 डेज तक काम किए, यही टोटल वर्क होगा। अब मैन 1 है तो 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, पर मान लेना कि M1, और 20 दिन बाद आपने X लोगों को और जोड़ा, तो यानी 20 दिन तक इन 28 लोगों ने काम किया होगा। 28 लोगों ने 20 दिन तक काम किया होगा, तो बचा कितना? 20 इंटू 24 यूनिट का काम, क्योंकि अब मैं M को 1 मान रहा हूँ, या फिर M लिख ही लो, नहीं तो बाद में कहोगे यार ये M कहाँ चला गया।
ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग। अब ये जो रिमेनिंग है, ये कितने लोगों ने किया? ये किया 28 प्लस एक्स लोगों ने, है ना, 28 प्लस एक्स लोगों ने। और क्या बोला है कि 20 x मोर मैन ज्वाइन द वर्क एंड द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 8 डेज लेस, टोटल 44 डेज में होना। अब ये जो टोटल काम है ये आपका 36 डेज में हुआ, 44 में से 8 गया, 36 डेज में हुआ, जिसमें से 20 डेज तो आपके 20 मैन ने कर दिया काम, तो 16 डेज में इन लोगों ने किया। ठीक है, 16 डेज में किया तो 16, ये 4 और ये 5, ये 1 और ये 6, मैन से मैन कैंसिल कर लो, नहीं तो एम अगर 1 भी मानोगे कोई टेंशन नहीं है। ये क्या हो गया, 30 इक्वल टू 28 प्लस एक्स। ये कुछ गड़बड़ है क्या? 34, 36, 20, 16, 28 प्लस एक्स। ठीक है, हाँ गड़बड़ है ना यहाँ पे, तभी कहूँ ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहे। लेट मी डू इट अगेन। गड़बड़ कहाँ थी? एक तो ये राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, पर कोई बात नहीं। 28 मैन 44 डेज काम किए ओरिजिनली, इतने लोगों ने 44 डेज काम करते काम बन जाता। बट आपने क्या किया, आपने कहा कि भैया 28 लोगों से मैं 20 दिन काम करा रहा हूँ। इनिशियली आपने 20 दिन काम कराया, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग आपके पास बचा 28 एम, और ये हो जाएगा 24। और ये जो रिमेनिंग काम है, ये 28 प्लस एक्स लोग 16 डेज में कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनली 44 डेज में काम होना था, बट 8 डेज कम लग रहे हैं, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम यानी 44 डेज में से, यानी अब ओवरऑल 36 डेज में काम हो रहा है, जिसमें से 20 डेज तो ये 28 मैन कर चुके हैं, तो यानी जो बाकी एक्स्ट्रा ये 28 प्लस एक्स मैन है, इन्होंने 16 डेज काम किया। अब 16, 6 4, ये 7, और 4 टाइम्स 1 4, और 4 टाइम 6 24, 7 6 42, ये 42 हो गया 28 प्लस एक्स। तो यहाँ से x आपको कितना मिला? x आपका आया 4, 1 14, यानी आपको 14 मैन एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, ताकि आप टोटल 36 डेज में उतना काम कर सकें जितना 28 मैन 44 डेज में करते हैं, गिवन दैट 20 डेज आपने 28 मैन से ही करा है। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और ये शायद आज लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, और आपसे क्वेश्चन बन गया। अगर बन गया तो वेल एंड गुड, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बट अगर नहीं बना, कोई बात नहीं, आप यहाँ सीखने के लिए, चलिए सीखते हैं। एवरेज स्कोर्स, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय विनय इन एक्स सब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट टर्म वाज इतना। ओके, एक्स सब्जेक्ट में उसने एक्स प्लस 16 मार्क्स लिए। ठीक है, अच्छी बात है। इन 16 सब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म he scored marks with an average of 54. Okay, after that his overall average increased by 2. अब उसका एवरेज x प्लस 16 सब्जेक्ट होने पे उसका एवरेज x प्लस 18 हो गया है। तो यहाँ पे उसके टोटल 16 सब्जेक्ट बढ़े। उन 16 सब्जेक्ट में अगर वो x प्लस 16 के हिसाब से मार्क्स लाता तो सब चंगा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट वो कितना एक्स्ट्रा लाया? वो इतना एक्स्ट्रा लाया, 2 नंबर एक्स्ट्रा लाया, ताकि वो x प्लस 16 में 2 को बढ़ा दे। ये है टोटल मार्क्स जो वो लाया, मतलब जो उसके सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में आए।
उसके टोटल मार्क्स कितने हैं? उसके टोटल मार्क्स में 54 इंटू 16 है। उसके टोटल मार्क्स तो 54 इंटू 16 है। अच्छा, तो 2 से कट रहा है, ये भी जा रहा है, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। तो 8 प्लस 1 9, 9 x प्लस 16 विल बी 8 इंटू 54। इसको अगले पेज में कंटिन्यू करते हैं। 9x प्लस 16 8 इंटू 54, 8 इंटू 54, 9 से कटेगा 54, 6, 8 इंटू 6 48। अब 48 8 प्लस 16 है, तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 32, x 32 आ जाएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अपन x यानी कि टोटल जितना भी सब्जेक्ट थे, या फिर हाँ टोटल सब्जेक्ट ही x है, तो x कितना रहा होगा भाई? ये जो मैंने किया है डेविएशन से किया, तो एक बार समझा देता हूँ मैंने किया गया है। मैंने कहा भैया x सब्जेक्ट थे, मार्कर कर दिया, मेरे पास x सब्जेक्ट थे, उनमें एवरेज कितना है? उनमें एवरेज है x प्लस 16। फिर उसने कहा कि उसने 16 सब्जेक्ट लिए सेकंड और थर्ड टर्म में, और उनमें 54 के एवरेज से उसने स्कोर किया। तो 16 सब्जेक्ट आने की वजह से अब x प्लस 16 सब्जेक्ट हुए, बट उसका जो एवरेज है पहले x प्लस 16 था, अब वो x प्लस 18 हुआ। तो अगर थोड़ा लॉजिकली सोचो, तो अगर सब के सब जो 16 के 16 लोग हैं ये x प्लस 16 लाते, तो क्या एवरेज में फर्क आता? नहीं आता। x प्लस 16 का 16 ही रहता, बट एवरेज में फर्क आया। कितना आया? 2 का फर्क आया। अब वो 2 का फर्क इसलिए आया क्योंकि ये एक्स्ट्रा लाए थे, जो 16 सब्जेक्ट में मार्क्स आए वो एक्स्ट्रा मार्क्स आए। वो कितने एक्स्ट्रा हैं? वो इतने एक्स्ट्रा हैं कि x प्लस 16 लोग, क्योंकि अब x प्लस 16 हो गए, उनके 2 नंबर से सबके मार्क्स बढ़ गए। यही तो टोटल मार्क्स थे, 54 इंटू 16। इसको बस मैंने सिंप्लीफाई किया, तो जो भी आंसर आया वो ये है। तो डेविएशन में आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, नहीं तो अगर आप इसको पूरा उस करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगी, आप यहाँ से लोगे स्कोर, आप पहली इक्वेशन से लोगे टोटल मार्क्स स्कोर्ड x इंटू एक्स प्लस 16, और जो बाद में आपसे बनी इक्वेशन x प्लस 16 टाइम्स x प्लस 18, इन दोनों इक्वेशन को आप माइनस करोगे, और जो भी आंसर आएगा उसको आप 54 इंटू 16 से इक्वेट करोगे। ये नॉर्मल मेथड में आप यही करोगे। वही चीज़ हमने डेविएशन में स्टेप स्किप कर दिए और सीधा हम यहाँ पहुँच गए। बस थोड़ा लॉजिकली सोचें, इसलिए डेविएशन से क्वेश्चन तेजी से बनेगा, बट आपको सोचना लॉजिकली पड़ेगा, नहीं तो फिर आप मजदूरी करते हुए मिलोगे कि ये पूरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक खोल रहे हो, उन्हें काटा पीटी मचा रहे हो, इक्वेट कर रहे हो, और फाइनल में आपको यही इक्वेशन मिलेगी जिसको आप सॉल्व करके यही आंसर निकाल के लेके आओगे। तो इस सीरीज में ना कि हम नॉट ओनली वी आर स्टडिंग द क्वेश्चंस, वी आर आल्सो स्टडिंग हाउ टू अप्रोच दैम, और यही चीज डेविएशन आने वाले इस वीडियोस में, इस सीरीज के और भी वीडियोस में, क्योंकि हम 1000 क्वेश्चंस टारगेट कर रहे हैं, तो अभी तो दो वीडियोस के अंदर हमने अबाउट 40 क्वेश्चंस किए, तो 1000 में इस टाइप के कितने क्वेश्चन और आएंगे, उसमें डेविएशन लगाने का मौका और कितना मिलेगा। तो ये काफ़ी हेल्पफुल सीरीज होगी आपके लिए अगर आप इसको पूरा कंटिन्यू करते हैं। अगेन जो हमारी परंपरा है, थैंक यू। अपना जो भी स्कोर है आउट ऑफ 20 अपने कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और स्कोरिंग का प्रोसीजर क्या है पिछले वीडियो में बात की, इस वीडियो में भी करते हैं कि करेक्ट के लिए फॉर मैथमेटिकल करेक्ट पर्पज की आसानी रहे, आपको +4 अपना एवेल्युएट करना है। इनकरेक्ट के लिए आपको -1, और अगर अपना कोई क्वेश्चन स्किप किया तो उसके लिए तो 0 है। और आउट ऑफ 80 जो भी आपका स्कोर हो कमेंट बॉक्स में डालिए, और देखिए compete कीजिए बाकी बच्चों से कि बाकी बच्चों ने इस वीडियो को जब देखा, उन्होंने यही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उनका कितना स्कोर और मेरा कितना स्कोर है, मैं कहाँ फंसा, मैं कौन से क्वेश्चन को गलत स्किप किया या सही स्किप किया।
क्योंकि इस वीडियो में एक क्वेश्चन था जो स्किप करने वाला था। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, जिस पे मैंने बात की थी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये स्किप करने वाला था। अगर आप इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं, आप स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग था। बट इसके अलावा ज़्यादा कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ही नहीं जिसको स्किप किया जाए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक क्लिक करने में दिक्कत आ रही है तो आप QUANT क्वांट अंडरस्कोर एक्सप्लेनर 101, ये टेलीग्राम चैनल है, कोई गैपिंग नहीं है इनमें। इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा चैनल, जहाँ पे ये जो पीडीएफ्स हैं अनएडिटेड, मतलब नॉर्मल वीडियो पीडीएफ्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और यहाँ पे आए तो आप सीख ही रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड।